और राजनांदगांव का मड़ई भी फेमस है। क्या हुआ था उस मड़ई में, ऐसा क्या था? पारिवारिक प्रॉब्लम था, उसके कारण मेरा रुझान था वो जल्दी किसी नौकरी पे जाने का या तो कुछ बड़ा करने का था। एक स्टूडेंट जिसने अपने तैयारी के समय में अपने पिता को खोया, अपनी माँ को खोया। मंजिलें क्या हैं, रास्ते क्या है, मंजिलें क्या है, रास्ते क्या है, हौसला हो तो फासले क्या है। मम्मी बोलती है बधाई हो बेटा करके, 17वां रैंक है। नमस्कार, वेलकम टू मेंटर्स ज्ञान। मेंटर्स ज्ञान के पॉडकास्ट में हम लोगों के पाने की कहानियां सुनाते हैं। मतलब सीजीपीएससी या फिर किसी भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उन्होंने क्या पाया है। आज की कहानी भी किन्हीं के पाने की कहानी है। हम सब ने सुना होगा 17 मतलब खतरा। इनकी जिंदगी में 17 मतलब खतरा नहीं है, 17 का मतलब ख से ही खुशी आई है। खुशी आई है कि इन्होंने सीजीपीएससी 2023 में वो मुकाम पा लिया जो कई अभ्यर्थियों का सपना होता है। तो इन्होंने सीजीपीएससी के थ्रू अपना लक्ष्य पा लिया है, पर ये पाने के पीछे बहुत लंबी खोने की कहानी है। एक स्टूडेंट जिसने अपने तैयारी के समय में अपने पिता को खोया, अपनी माँ को खोया, अपने दादाजी को खोया, अपनी दादी, और इन सब के साथ में परिवार की जिम्मेदारी उनके खुद के कंधे पे आ गई। सिर्फ इतना ही खोना नहीं है, कई अभ्यर्थियों का एक सपना, पटवारी, उस परीक्षा में सफल होकर के उस नौकरी को पाने का एक अवसर था जिसको इन्होंने अपने इस लक्ष्य के लिए खो दिया। इसके बाद भी ये अपने लक्ष्य के लिए लगे रहे और ऐसे ही जिंदगी में बहुत सारी चीज़ों को खोते हुए इन्होंने इस मुकाम को पा लिया क्योंकि इनका ध्यान नहीं भटका था। स्वागत है सीजीपीएससी रैंक नंबर 17 आज के पॉडकास्ट के टॉपर त्रिलोक जी का। नमस्ते त्रिलोक जी। नमस्ते सर। कैसे हो आप? मैं बढ़िया सर। नहीं यार, तो ये जो आपकी स्टोरी थी अभी हमने कही है, इसमें कुछ गलत था या सब कुछ सही है? सब कुछ सही है सर। सब कुछ सही है? जी सर। ठीक, मतलब ये रैंक 17 लगे पा गए हो, ये भी सही है ना? जी सर, रैंक 17 भी सही है। ठीक है, तो अभी आपने रैंक 17 के बाद आपको कौन सा पोस्ट अलॉट हुआ है? जी, मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर ट्राइबल डिपार्टमेंट का पोस्ट अलॉट हुआ है। अच्छा, जिसको एडीटी कहते हैं। जी सर। ठीक है, अब कैसा लग रहा है? मतलब एक वो पीरियड होता है ना जिसमें हम तैयारी करते रहते हैं, उस पोस्ट को देखते रहते हैं, ये मिल जाए, ये मिल जाए, मिल जाए। आपको सबका एक सपना होता है कि डीसी ही मिले, डिप्टी कलेक्टर, है ना? स्टिल जो अभी आपको पोस्ट मिला है, ये भी बहुत लोगों का सपना होता है कि इस पेपर को दिलाओ और उस रैंक लिस्ट में, मेरिट लिस्ट के अंदर में नाम आए, जो आपको अचीव हो चुका है ना? अभी कैसा फील हो रहा है? जी सर, जो मेरे सर पे बेरोजगारी का जो बोझ था, हाँ, वो उतर गया सर। और जब भी मैं अपने चाचा जी को देखता हूँ, मेरे सर पे हालांकि जिम्मेदारी का बोझ आया था मेरे परिवार पर, लेकिन उसको कभी महसूस होने दिया मेरे चाचा जी ने। तो उनकी खुशी जब देखता हूँ सर, तो मुझे मेरी सफलता का जो खुशी है वो दोगुना मुझे प्राप्त होता है। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है सर। तो रिजल्ट के दिन का सिनेरियो कैसा था? कहाँ थे आप? रिजल्ट पता चला, घर वालों की क्या स्थिति थी? जी सर, उस दिन मैं अपने गाँव में था। हाँ। और उससे पहले दिन मैं पहुंच गया था गांव में। उस दिन नेट बहुत अच्छा चल रहा था, पर वो रिजल्ट आना तो शायद इसीलिए है ना? हाँ, उसके पहले दिन बढ़िया चल रहा था, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आया, उस दिन मेरा मोबाइल से नेट गायब। अरे, परिवार में किसी का भी नेट अच्छे से नहीं चल रहा था। तो पहले से मतलब भैया लोगों से जब कॉल किए तो उस समय डेडलाइन पता था कि 10 से 11 के बीच आप लोगों का जो रिजल्ट है वो आने वाला है करके। ठीक है। तो मेरा तो ध्यान घड़ी के कांटे पर था कि 10 बजे तो मैं देखना स्टार्ट करूँ। इससे पहले भी मैं रिफ्रेश मार रहा था, लेकिन वो ड्यूरेशन बहुत ज्यादा था, आधा घंटा में खोल के देख रहा था साइट को। पर समय हुआ था 9:30 के आगे कुछ हुआ था, 9:38 समथिंग कुछ। फिर कोरबा वाली मम्मी का कॉल आया। मम्मी बोलती है बधाई हो बेटा करके। तो मैं पूछा मम्मी कैसे मम्मी? तो मम्मी बोलती है 17वां रैंक करके। तो मैं बोला कैसे मम्मी, सही में आप झूठ नहीं ना बोल रही हो? तो मम्मी बोलती है नहीं बेटा, बिल्कुल सही बोल रही हूँ। तो अब मुझे पहले से पता था कि वो जो मेंस का एग्जाम इंटरव्यू जो दिए हैं उसमें 3 त्रिलोक था। एक त्रिलोक चंद चतुर्वेदी थे, ठीक है, त्रिलोक रावते थे, और मैं एक त्रिलोक। तो मैं मम्मी से पूछा कि त्रिलोक के नाम के आगे पीछे कुछ और तो नहीं है ना? तो बोले नहीं बेटा, मैं जान रही हूँ, 11/11/1997 तेरा ही बर्थडे है और 17वां नंबर पे तुम ही आए हो करके। तो वो जो खुशखबरी थी वो मुझे कोरबा वाली मम्मी ने मेरे लिए। अच्छा, मैं अभी यहाँ पे एक बात काटना चाह रहा हूँ। ये जो बार बार कोरबा वाली मम्मी कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए, जिंदगी जो होती है ना, जब आप किसी अपने को खोते हैं तो आपके लिए एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। जैसा कि इन्होंने बताया, जो कोरबा वाली मम्मी कह रहे हैं, वहाँ इनके एक और माता पिता इनके रूममेट रहे हैं।
उनके माता पिता के बारे में ये बात कर रहे हैं जी जिन्होंने इनके माता पिता के बाद उनको अपने बच्चे जैसे संभाला है, तो उनकी ये बात कर रहे हैं। क्या सही कह रहे हो? जी सर। क्या रहा है उनका आपकी जिंदगी में रोल, क्या रहा है मतलब आपके सक्सेस में उनका क्या भागीदारी रहा है? सर मेरे सक्सेस में जिस प्रकार मेरे चाचा जी, जिनको मैं बचपन से पापा बोलता हूँ, और मेरी चाची जी और मेरे मामा मामी, इन दोनों का जितना योगदान रहा है उतना ही योगदान मेरे कोरबा वाले मम्मी पापा के साथ भी रहा है। जब भी मैं असफल होता था, जैसे 2021 इंटरव्यू, उस समय भी मेरा नाम पोस्ट लिस्ट में नहीं आया था, 2022 में भी नहीं आया था, उस दौरान जब मैं खुद से हार रहा था, तो इन्होंने, मेरे चाचा चाची, मामा मामी और कोरबा वाले मम्मी पापा ने संभाल के रखा मुझे, हर समय हौसला बनकर मेरे साथ रहे। मेरी सफलता में इन लोगों ने जो सीढ़ियाँ क्रिएट की है, उसी का परिणाम है कि मैं आज इस मुकाम पे हूँ। इसके दौरान जब मैं प्रीलिम्स मेंस का एग्जाम दिलाता था जी, तो मेंस के एग्जाम में मैं पेपर दिला के जैसे ही आता था तो मम्मी का कॉल आ जाता था शाम को कि कैसा बना, बढ़िया बना, हाँ तोर नहीं जाही तो काकर अच्छा जाही। ऐसा उनका शब्द था कि तोर अगर नहीं जाही अच्छा तो औ काकर जाही, तो बहुत मेहनत कर रहा था। तो ये जो शब्द होता था मम्मी का, तो उनसे मुझे और ही मेरे विश्वास को मैं बता रहा हूँ कि एक पर मिल जाता था, और उसी का परिणाम था कि मेरा मेंस जो है बहुत ही अच्छा गया, क्योंकि मम्मी का कॉल आता था और मम्मी रोज जो है मुझे उत्साहवर्धन के लिए रोज कॉल करती थी। नहीं तो वो मेंस का 4 दिन जो रहता है वो एक्सट्रीम फ्रस्ट्रेशन, 2 पेपर दे के आए हैं, कल फिर 2 पेपर देना है, फिर 2 पेपर देना है, हर दिन वो लगा रहता है, कल की तैयारी कैसे करेंगे, और ये जो लाइन मिल जाता था ये बूस्ट कर दे होगा तैयारी का, है ना? ठीक है। अच्छा, एक सवाल आता है, अभी ही CGPSC के लिए एक खास सवाल ऐसा हो जाता था कि मड़ई मेला कहाँ के लिए इम्पोर्टेंट होता है ना? क्या छत्तीसगढ़ का मड़ई ये इम्पोर्टेंट होता है? तो आम लोगों के लिए सिर्फ एक सवाल है कि राजनांदगांव का मड़ई या फिर माउली माता का मड़ई कहेंगे जो नारायणपुर में फेमस है ना? और राजनांदगांव का मड़ई भी फेमस है जी। आपके जिंदगी में वो अलग खास था जी सर। ये एक सिर्फ सवाल नहीं है, ये आपकी जिंदगी था। क्या हुआ था उस मड़ई में, ऐसा क्या था? जी सर, मैं मड़ी में गया हुआ था, हाँ। वही सिरसाई गांता पार के आसपास मेरे गांव का जो राजनांदगांव में, हाँ राजनांदगांव, मेरे एक दोस्त का गांव था, हाँ। वहाँ मैं गया हुआ था, नवंबर दिसंबर का टाइम था जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ। उस दौरान CGPSC का एक रिजल्ट आया था, और उस रिजल्ट में वहीं के पास के गाँव के एक भैया का सिलेक्शन जो है डिप्टी कलेक्टर के पद के लिए हुआ था। कौन से ईयर की बात है ये? जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ मेरे कॉलेज के दौरान 2nd ईयर का टाइम था, यानी 2014 नहीं 2016-17 की बात, 16-17 की बात। इस दौरान डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन हुआ, तो मेरी जिज्ञासा बढ़ी कि जिस प्रकार उनका स्वागत हो रहा है गांव में, तो मैंने पूछा जिज्ञासावश कि ये क्या हो रहा है, मतलब कौन से पोस्ट पे चयन हुआ है इनका करके। तो लोगों ने बताया कि डिप्टी कलेक्टर के पद पे चयन हुआ है। तो मेरी जिज्ञासा बढ़ी कि ये कौन सा पद होता है, क्योंकि उस समय सर मैं बताना चाहूँगा कि कॉलेज मेरा BSc कंप्यूटर साइंस है, हाँ। तो कंप्यूटर साइंस में ही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ मेरा ध्यान था, तो मेरा अगला जो प्लानिंग था ग्रेजुएशन के बाद इसी लाइन में आगे बढ़ना था। लेकिन उस समय पारिवारिक जो इकोनॉमिकल जो प्रॉब्लम था उसके कारण मेरा रुझान था वो जल्द ही किसी नौकरी पे जाने का या तो कुछ बड़ा करने का था। तो उस दौरान ये घटना हुआ, तो मैंने पूछा कि ये जो पोस्ट है वो कैसे मिलता है। तो एक भैया जो जानकार थे उन्होंने बताया कि CGPSC एक एग्जाम लेता है, वो CGPSC जो एग्जाम लेता है उसमें ना केवल डिप्टी कलेक्टर बल्कि इसके साथ साथ तमाम टाइप के जैसे DO है, ADT है, स्टैक है, DR है, AR है, इस टाइप के क्लास 2 ऑफिसर के लिए, और क्लास 3 जैसे नायब तहसीलदार, COI, STI जैसे जो पोस्ट है उनको लेते हैं। तो इसमें वैकेंसी हर साल आती है, और इसको तैयारी करोगे आपको मैक्सिमम 1 साल लगेगा, क्योंकि 3 चरण होते हैं। तो मेरा कहना ये था कि मुझे जल्द से जॉब चाहिए, क्योंकि पारिवारिक स्थिति उस समय कुछ खास अच्छी नहीं थी। तो भैया के द्वारा बताया गया कि CGPSC का सिलेबस आप कवर करते हो तो आपके पास 2 ऑप्शन खुल जाते हैं, CGPSC और व्यापम। तो व्यापम का जो एग्जाम होता है 1 डे होता है, उसको क्लियर करके आप जॉब तक मतलब आसानी से पहुंच सकते हो। तो मेरा रुझान जो है CGPSC की ओर गया, और अच्छा। CGPSC में 2018 मेरा कॉलेज कंप्लीट होते ही मैं आ गया जून जुलाई से। अच्छा, तो ये था कि किसी ने बताया कि जब आप CGPSC की तैयारी करते हो तो व्यापम का जो 1 डे एग्जाम होता है जिसका प्रोसीजर इसके इतना लंबा नहीं होता, वो निकल जाता है। तो इसी में आपका पटवारी पेपर हुआ होगा 2019 में। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आप 1 डे एग्जाम आराम से निकल जाएगा, जो कि आपने कर दिखाया। तो फिर CGPSC के लाइन में पटवारी के साथ ही तैयारी कर रहे थे, जॉब ज्वाइन करके, या फिर आगे बढ़ गया, ऐसा कुछ था?
नहीं सर, 2019 की बात थी सर। पटवारी का एग्जाम मैं दिलाया था, उसका रिजल्ट भी आया था। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक फॉर्म होता है, वो मेरे घर पे गया। मैं इससे पहले अपने रिजल्ट के बारे में अपने चाचा जिनके बारे में मैं जिक्र किया था, उनको नहीं बताया था। तो उनके द्वारा कॉल किया गया मुझे। तो बोलते हैं बेटा तेरा वेरिफिकेशन का फॉर्म आया है, तो पटवारी ज्वाइन करेगा। तो मैं बोला पापा आप बताओ। जिनको मैं चाचा जिनको मैं पापा बोलता हूँ बचपन से, वो उनको मैं पूछा कि आप बताओ पापा। तो बोले बेटा जिस हिसाब से मैं आपको जानता हूँ, आपका सपना बहुत बड़ा है और पटवारी में आप अगर आप गए, कोई पोस्ट छोटा या बड़ा नहीं होता, ये लाइन भी उनके द्वारा बोला गया। पर बोले कि आपका सपना बड़ा है, आपको चाहिए क्लास 2 ऑफिसर का पोस्ट। और अगर आप सोच रहे हो कि आपके ऊपर बोझ है परिवार का या आप अकेले हो, तो ऐसा मत सोचो। मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, आपके सपने के लिए भी खड़ा रहूंगा। तो आप अगर चाहो तो इसको ज्वाइन मत करो, मेरी सलाह है। आगे तैयारी करो, मैं हर कदम तुम्हारे साथ रहूंगा। वो लाइन मेरे पापा का आज भी मुझे याद रखती है और हर समय मैं कभी अपने आप को अकेला नहीं समझा। और फिर उसके बाद मैंने 2019 में जो पटवारी का जो मेरा वेरिफिकेशन फॉर्म आया था, मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी नहीं गया, मैंने छोड़ ही दिया उसको। फिर उसके बाद 2019 से मैं केवल एक ही लक्ष्य था मेरा, CGPSC क्रैक करना। तो त्रिलोक जी के चाचा का एक लाइन है जो आप लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी पद जो होता है वो छोटा या बड़ा नहीं होता। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने आप को कहाँ देखते हो हर रोज उस सपने में, और उस जगह पे जाने के लिए आपको फिर उस समय पे क्या डिसीजन लेना होता है, ये इम्पोर्टेंट होता है। फिर इसके बाद जब वो पटवारी का परीक्षा हुआ था जो आपने क्लियर किया था, आप ज्वाइन नहीं किए, CGPSC की तैयारी कर रहे थे, तो ऐसा हुआ क्या कि कभी रिग्रेट फील हुआ कि मैं काश उसको कर लेता, अगर मैं तो अभी अपने पास एक जॉब होता, या कुछ ऐसे किसी टाइम पे आया कि शायद ये पेपर नहीं निकलेगा, मैं गलत डिसीजन ले डाला हूँ? कई लोगों को स्टूडेंट्स के लाइफ में एक रिग्रेट होता है ना कि मैं वो छोड़ डाला, बहुत बड़ी गलती हो गई, या कोई लोग सुनाए होंगे इसी चीज के लिए, ऐसा कुछ आया था? नहीं सर, जैसे जिंदगी में उतार चढ़ाव होता है सर। हाँ। तैयारी के दौरान हम जो कैंडिडेट, हाँ, उनके साथ भी उतार चढ़ाव होता है। हालांकि 2019 से मैंने ठान लिया था कि मैं CGPSC क्रैक करूंगा, लेकिन जो उतार चढ़ाव की बात कर रहा हूँ वो उतार चढ़ाव मेरे जिंदगी में आया सर। 2021 में मेरा इंटरव्यू कॉल हुआ, पर इंटरव्यू कॉल के बाद जब रिजल्ट आया तो 198वां रैंक के साथ मैं पोस्ट पाने से चूक गया। उस दौरान अपने आप को जैसे तैसे संभाला और अगले आगामी साल के लिए तैयारी किया। 2022 का जब रिजल्ट आया तो उस समय भी इंटरव्यू में कम मार्क्स होने के कारण 177वां रैंक के साथ पोस्ट के लिए चूक गया। ये 2 जो साल थे सर, वो मेरी जिंदगी के इतने मतलब संघर्षमय पल थे और इतने क्या बोलूं सर, मतलब बहुत ही दुख का साल था। मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि जो जॉब मैंने छोड़े हैं, मैंने गलती तो नहीं कर दी। वो जो पल था 2021-22 का PSC रिजल्ट, उस दौरान मुझे लगा कि शायद मुझे ज्वाइन कर लेना था। 22 का रिजल्ट कर रही सर, मतलब 198 से 177 से फिर सीधे 7 को हटा दिए, अब 17 आ गया। अब रैंक 1 लाना है, एक और 7 को हटाना है, ऐसा कुछ है? जी सर, एक 7 को हटा के अब रैंक 1 तक का, मतलब लक्ष्य DC है, वहां तक पहुंचना है, फिर उसके बाद सोचेंगे कुछ। जी सर, बहुत बढ़िया। त्रिलोक जी, अब थोड़ा इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि तैयारी के दौरान अगर आपको ऐसा कभी लगता था कि चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, या हमेशा से हर किसी स्टूडेंट का ऐसा पैटर्न रहता है कि उसने ट्राई किया और वो सही लग गया, ये होना इम्पॉसिबल है। हर किसी को कुछ ना कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन सब चीज़ों को ओवरकम कैसे करते थे? खुद से करते थे, किसी की मदद लेते थे, ये कैसे होता था ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन? जी सर, तैयारी तो बहुत ही मतलब करना ही पड़ता है सर, बहुत कड़ी, क्या बोलूं, एक तपस्या जैसा है जिसमें, एक तपस्या जैसा है था तैयारी कि आप आए, और चूंकि प्रोसेस भी लंबा है, प्रीलिम्स निकालना है, मेंस निकालना है और इंटरव्यू निकालना है। प्रीलिम्स में जितना पढ़े मेंस में उतना इनफ नहीं है। प्रीलिम्स के सब्जेक्ट के साथ साथ कुछ सब्जेक्ट उसमें एड ऑन होते हैं, और प्रीलिम्स तो आप रट के नॉलेज के बल पे निकाल सकते हो, पर मेंस में आपको रट के उसको एक मेंस के फॉर्मेट में जमा के उसकी प्रेजेंटेशन पे काम करके ही आप मेंस क्लियर कर सकते हो, क्योंकि 3500 कॉपी जाएंगे वहां पे चेकर लोगों के पास, और कंटेंट लगभग सेम रहेगा। तो कंटेंट सेम रहेगा तो आपके कॉपी में कुछ एक्स्ट्रा अट्रैक्टिव दिखना चाहिए, तभी आपकी कॉपी पे ध्यान जाएगा और नंबर जो मिलेगा। बिल्कुल। और नंबर का अंतर कुछ खास नहीं होता सर,
क्योंकि एक एक पेपर में देखा जाए तो जो 40-42 जो क्वेश्चन रहते हैं, उस 40-42 क्वेश्चन में आधा नंबर, 1 नंबर करके ही हम जो एक्स्ट्रा मार्क्स जो टॉपर लोग लाते हैं वो कर पाते हैं। तो सभी क्वेश्चन पे ऐसा क्या यूनिक करूं, इसको खोजने के लिए आपको स्किल डेवलप करना पड़ेगा राइटिंग प्रैक्टिस के दौरान। तो वो तुरंत आके आप 1 साल में नहीं कर सकते, इसीलिए इसका प्रिपरेशन टाइम लगता है। और रही बात टॉपर्स की, तो सभी टॉपर्स का अलग अलग वे होता है सर। आप ऐसा नहीं कि किसी एक टॉपर को पकड़ के उसको कॉपी किए और कॉपी करके आप पास हो जाओगे। तो ऐसा नहीं है कि कॉपी करके पास मतलब निकाल नहीं सकते, लेकिन सबका अलग अलग वे होता है। ऐसा नहीं हो कि आप किसी को कॉपी करते करते आप अपना ही वे भूल जाओ। तो अपना जो यूनिक है परफॉर्मेंस के टाइम, उसको बना के रखो, सभी टॉपर से कुछ कुछ लो और अपना एक एक्स्ट्रा यूनिक जो है वो प्रोसेस तैयार करो। इससे आपका जो मेंस है वो अट्रैक्टिव लगेगा और आधा 1-1 नंबर प्रत्येक क्वेश्चन पे अगर गेन कर लिए तो आप टॉपर हो ही जाओगे। मतलब तैयारी की शुरुआत में हर स्टूडेंट रॉ ही होता है ना, ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत सारी चीजें सीख के आया हुआ है, यहाँ पे सीधे उसको अप्लाई करना है, ऐसा नहीं सर। वो ड्यूरिंग प्रिपरेशन ही वो सीखता है, उसमें जैसे जैसे वो सीखता है वैसे वैसे स्किल आता है। क्योंकि कंटेंट जैसे जैसे आपका उभरेगा आपका स्किल्स अपने आप दिखेगा। क्योंकि कंटेंट ज्यादा रहे तो आप कंटेंट ज्यादा रहे, जैसे मेरे पास 5 कंटेंट है, 5 कंटेंट को मैं क्या करूं, रो और कॉलम में जमा दूं तो मेरा टेबल बन गया। 5 कंटेंट के लिए मेरे पास अगर फ्लो चार्ट बन गया तो फ्लो चार्ट एक अलग कंटेंट बन गया। उसके बाद उसका पाई ग्राफ या इस टाइप के जो डायग्रामेटिक बोला जाए, तो अगर ग्राफिकल अगर वो हो जाए तो अगर आपके पास कंटेंट है तो वो आप उसको प्रेजेंटेशन पे अपने आप ला सकते हो। ये होता है सर। ओके तो ये जो आप आंसर्स की बात कर रहे हो, अगर मेंस के लिए कोई आंसर क्रिएट कर रहे हो जिसमें पाई चार्ट बना रहे हो या फिर फ्लो डायग्राम बना रहे हो, ऐसी कुछ चीजें बना रहे हो कंटेंट को लेकर के, जी सर। तो ये आप मेंस के पहले आपके पास लिखा हुआ होता था या फिर आप पढ़ते थे और वहां जाकर के अप्लाई करते थे? मेंस में सर, मेंस जिस हिसाब से हम लोग लिखते हैं कॉपी पे, उस टाइप के फॉर्मेट में आपको कोई भी नोट सीट पे नहीं मिलेगा। आप जितना नोट खरीदते हो, जितना बुक खरीदते हो, उसको आपको लेके, जो मैं स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, तो वो आप ड्यूरिंग प्रिपरेशन ही सीखते हो। अपना यूनिक जो प्रेजेंटेशन है वो कंटेंट को लेके आप खुद बनाओगे। वैसा कुछ लिखा हुआ नहीं रहेगा, और वैसा लिखा हुआ आ गया मार्केट पे तो वो जो 3500 कॉपी है, उस 3500 कॉपी में जो 50% कॉपी उसमें दिखेगा, तो जो मैं यूनिकनेस की बात कर रहा हूँ वो वहाँ पे गुम हो जाएगा। तो आपको खुद कंटेंट लेके उसको डेवलप करना है, और वो डेवलपमेंट जो ड्यूरिंग प्रिपरेशन आएगा एकाएक नहीं आएगा, इसलिए टाइम टेकिंग है एकदम। प्रिपरेशन के दौरान पे आपने कोई टेस्ट वगैरह दिया था खुद को जांचने के लिए इससे पहले? वो कितना इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट देना और टेस्ट के साथ प्रिपरेशन करना? जी सर, इसके जो 3 चरण है, तीनों चरण में टेस्ट देना चाहिए सर। प्रीलिम्स टाइम में क्या होता है कि प्रीलिम्स टाइम में अगर टेस्ट दिए हो आप, तो टेस्ट दिए रहोगे तो आपका जो वहाँ पे सिली मिस्टेक होता है प्रीलिम्स में, अधिकांश जो कैंडिडेट है उसको डुबोने का मेन कारण है सिली मिस्टेक। तो अगर आप टेस्ट दिए हो और वो क्वेश्चन आपको 2-3 बार आपकी नज़र से गुजर गया तो आप वहाँ पे सिली मिस्टेक नहीं करोगे, ये एक फ़ायदा होता है वहाँ पे। मेंस में रही सर, तो मेंस में राइटिंग प्रैक्टिस करना है, और मेंस राइटिंग के दौरान सबसे बड़ा टास्क रहता है 3 घंटे में कॉपी कंप्लीट करना। तो अगर 46 क्वेश्चन, जी सर 46 क्वेश्चन, तो वो जो है सर, वो जो टास्क है उसको आप तभी कंप्लीट कर पाओगे जब आपके पास प्रैक्टिस हो। तो प्रैक्टिस के लिए आपको पहला तो मेंस एग्जाम दिलाना पड़ेगा, मेंस का जो टेस्ट होता है उसको दिलाना पड़ेगा। और जो मैं स्किल सीखने की बात कर रहा हूँ सर, तो आप अपने नोट्स पे तो सजा लिए, स्किल्स जैसे भी बना लिए, ग्राफ बना लिए, फ्लो चार्ट बना लिए, तो वहाँ पे प्रैक्टिस आप डायरेक्ट वहाँ करोगे तो ये हो सकता है खराब हो सकता है। और जो कि आंसर राइटिंग के दौरान देखिए अपन मेंस की जो कॉपी में लिमिटेड लाइन रहता है, लाइन खराब किए मतलब आप वहीं पे नंबर गया आपका, जगह भी खत्म कर दी। जी सर, जगह भी खत्म कर दिया और लिखने के लिए कुछ रहा ही नहीं, और कॉपी खराब हो गया तो आपका इमेज ऐसे भी चेकर के सामने खराब हो गया। तो आप जब मेंस का टेस्ट दिलाया रहोगे तो जो नोट में उतारे हो वहाँ पे एक बार आप उतार लोगे, अगर दूसरे बार टेस्ट दिला रहे हो तो दूसरा बार भी उतार लोगे, तो आपके पास ऐसी प्रैक्टिस रहेगा। तो प्रैक्टिस के लिए मेंस के टाइम भी टेस्ट लगाना जरूरी है। उसके बाद मॉक के लिए तो दिलाते हैं सर, इंटरव्यू के लिए मॉक इंटरव्यू भी ठीक है, क्योंकि मॉक इंटरव्यू दिलाएंगे तो वे आप प्रेजेंटेशन आपका सुधरेगा और जो शब्द विन्यास है, वाक्य विन्यास है, वो भी सुधरेगा। तो तीनों जो लेवल है, तीनों लेवल पे टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है सर। तो त्रिलोक जी, जब आप 2017-18 से जब आपने तैयारी चालू की है
उस समय पे आपकी जो स्थिति थी और अभी की जो स्थिति है, इसमें ऑफ कोर्स बहुत सारे चेंजेस होंगे, क्योंकि रेगुलर आप अपने आप में डेवलप देखते आ रहे हैं। ये डेवलप के पीछे किन किन लोगों का हाथ रहा है? क्या ऐसे डेवलपमेंट के लिए मेंटर्स जरूरी होते हैं? वो किस फॉर्म में आते हैं आपकी लाइफ में? आपकी लाइफ में किस किस फॉर्म में वो मेंटर्स रहे हैं जिन्होंने आपको एक तो हिम्मत दी है, दूसरा शायद पढ़ने का तरीका बताया होगा, या फिर आपको मोटिवेट किया होगा, या फिर आपकी गलतियों को निकाल करके आपको बताए होंगे और इसको ठीक कैसे कर सकते हो इसके बारे में बताए होंगे। ऐसे कोई रहे हैं आपके? जी सर, जब मैं पहली बार तैयारी करने के लिए आया था तो मैं एक कोचिंग ज्वाइन किया था। तो कोचिंग जब ज्वाइन किया था तो कोचिंग में जो टीचर्स लोग मिले थे उन लोगों के द्वारा जो ज्ञान मिला वो मेरा बेस तैयार किया, स्ट्रक्चर बना दिया मेरे माइंड पे। हाँ जी। उसके बाद मैंने मेंस लिखना स्टार्ट किया। तो मेंस लिखने के टाइम पे हम लोग ग्रुप बना के लिखते थे। एक ग्रुप होता था, एक टाइम स्लॉट फिक्स कर देते थे 3 घंटा, और पेपर तो पेपर हम लोग रैंडमली किसी भी कोचिंग से एक निकाल लेते थे जिनके बारे में हमको नहीं पता होता था उस समय, जो फ्लो में चल रहा होता था सोशल मीडिया में, उनसे निकाल लेते थे और 3 घंटे लिखते थे। तो ग्रुप में लिखते थे। 3 घंटा कंप्लीट होने के बाद एक एक अलग अलग जो है सभी एक दूसरे की कॉपी को चेक करते थे। तो जिस समय हम लोग लिख रहे थे उस समय हमारे ग्रुप में 4 मेंबर थे हम लोग। मैं, एक अखिलेश कुमार करके अखिलेश तंवर है, एक योगेंद्र भैया और एक शिव भैया है। चारों एक दूसरे की कॉपी देखते थे, चारों जने देखते थे एक दूसरे की कॉपी, और चारों जने मिला के एक एक क्वेश्चन में 4-4, 5-5 गलतियां निकालते थे। और मतलब एक आंसर को 4 व्यू मिल जाता था। और डिस्कशन भी करते थे। तो शिव भैया चूंकि मेरे से ज्यादा मीन्स लिख चुके हैं, 4-5 मीन्स वो भी लिख चुके हैं और 3 इंटरव्यू दिला चुके हैं। उनके द्वारा बताया जाता था कि तुम्हारे कॉपी में ये खामियां हैं और इसको इस टाइप से प्रेजेंट कर सकते हो। योगेंद्र भैया का जो लेखन है वो बहुत ही खास है। उनके द्वारा भी कुछ चीजें बताया जाता था कि इनको अगर ऐसा प्रेजेंट करोगे तो आपको ज्यादा नंबर मिलेगा। और एक अखिलेश कुमार, वो जो अखिलेश है उनके अंदर भी कुछ काबिलियत थी। वो थ्योरी के जो सब्जेक्ट है जैसे फिलोसॉफी, सोशियोलॉजी, उसमें उनका पकड़ बहुत ही अच्छा था। इसके साथ साथ सुमित चंद्रा जो लास्ट ईयर 2022 में डीएसपी के पद पे चयनित है, उनको भी जो मैं अपना जो लिखा हुआ कंटेंट है वो भेजता था। तो उनके द्वारा भी कुछ कुछ चीजें बताया जाता था कि इसमें ये सुधार किया जा सकता है, तो इन लोगों के द्वारा। और उसके बाद इंटरव्यू के दौरान एक शुक्ला सर जी के द्वारा भी बहुत ज़्यादा जो मार्गदर्शन है वो किया गया। और इंटरव्यू के दौरान किस प्रकार प्रेजेंट करना चाहिए, हाव भाव कैसा रहना चाहिए, वो तमाम तरीके जो मार्गदर्शन है उनके द्वारा प्राप्त हुआ। और उन्हीं का परिणाम था कि मैं आज इंटरव्यू में भी अच्छा नंबर लाया सर और 17वां रैंक हासिल किया। यहाँ पे मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, इन्होंने जिन सुमित चंद्रा का नाम लिया है उनका पॉडकास्ट यहाँ पे पहले शूट हुआ था, अभी वो डीएसपी पोस्ट पे है। सुमित चंद्र जी, आपके बारे में एक बात बताऊंगा कि बहुत से लोगों का ऐसा हमारे में कमेंट आया है कि आपने डीएसपी पद नहीं चुना था, डीएसपी पद ने आपको चुना है। और आई थिंक मैं सही हुई है, जो आप कोरबा वाले मम्मी पापा बोल रही हैं उन्हीं के माता पिता हैं। तो अंकल आंटी जी आपको नमस्कार है, प्रणाम है। आप ही वो हैं जिनके घर से अब 2 ऑफिसर बच्चे निकल गए हैं और छत्तीसगढ़ को सेवा दे रहे हैं। तो ये आप ही लोगों का आशीर्वाद है कि ऐसे लोग निकलते जा रहे हैं। और वो शब्द आंटी आपका याद है, तोर नहीं हुई था काकर हुई। ये वर्ड, ऐसे वर्ड जो पेरेंट्स हैं तमाम वो सुन रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने पास के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये शब्द एक लाइन उनके मेंस को बनाने का रीजन बन सकता है। तो उनको टॉन्ट मारने या फिर नहीं हो पा रहा है या फिर कैसे होगा, इन सब के बदले अगर आप ऐसा कुछ शब्द बोलते हैं तो ये जो उनकी तैयारी में 4 चांद लगा देंगे, इससे आपके आसपास भी एक ऑफिसर बन सकता है। ये सही कह रहा हूँ मैं? जी सर। ठीक है। तैयारी के टाइम पे एक तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है मोटिवेशन, जिसको आपने बताया कि आप लोग कैसे इम्प्रूव करते थे, वो चाहे साथ में लिख करके हो। एंड सेकेंड थिंग, इन्हीं में से किसी का सिलेक्शन हुआ, जैसे सुमित जी का पहले हुआ था, वो एक मोटिवेशन फैक्टर रहा होगा। जी सर। ये मोटिवेशन को काटने का सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज जो होता है वो होता है डिस्ट्रैक्शन। वो किसी भी चीज का हो सकता है, घूमने फिरने जाने का हो सकता है, किसी को होम सिकनेस हो सकता है, किसी को मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, या फिर और तमाम तरह की चीजें हैं, नशा इत्यादि। आपके अगर लाइफ में ऐसा कोई डिस्ट्रैक्शन आता था या आया था तो उसके साथ ही पेपर निकला, या फिर उसको ओवरकम कैसे किए, इसके बारे में कुछ बताएंगे? सर रही बात डिस्ट्रैक्शन की सर, तो सर मैं बताना चाहूँगा सर, मैं आज पहली बार रायपुर और मेरे दुर्ग को छोड़ के पहली बार कोरबा गया सर जो घूमने के नाम पे नहीं, मम्मी पापा से मिलने के लिए गया था। ये मेरा पहली बार रायपुर से बाहर घूमना हुआ।
अच्छा। तो घूमने के नाम पे सर मैं घूमा ही नहीं हूँ आज तक, दोस्तों के साथ कभी घूमने नहीं गया। और रही बात और डिस्ट्रैक्शन की, तो सोशल मीडिया साइट जैसे इंस्टाग्राम होता है, उसको मैंने आज तक इंस्टॉल नहीं किया है सर। और रही बात, तो ये इंस्टाग्राम यूजर्स के लिए चेतावनी है, अगर रैंक 17 लाना है तो इंस्टाग्राम आज तक इस्तेमाल मत करो। इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन ड्यूरिंग पढ़ाई के दौरान आप मत करो। हाँ, पढ़ाई के टाइम स्लॉट बांट दो उसको, जैसे आधा घंटा मेरे को देना है इसमें तो आधा घंटा दे सकते हो, क्योंकि पढ़ाई के दौरान ऐसा नहीं है कि मैंने व्हाट्सएप नहीं चलाया, फेसबुक नहीं चलाया। फेसबुक में भी कुछ एजुकेशनल कंटेंट वो मिलते हैं। हाँ। और व्हाट्सएप भी जरूरी है थोड़ा बहुत, क्योंकि ये जो पढ़ाई है CGPSC का वो बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशन पढ़ाई है, 8 से 9 महीना लगेगा। और 8 से 9 महीना आप समाज से खुद को मतलब अलग नहीं कर सकते, तो समाज से जुड़े रहने के लिए एक टाइम स्लॉट फिक्स कर दो। ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई के दौरान रील्स देख रहे हो या व्हाट्सएप खोल के देख रहे हो, ऐसा जो है मिस्टेक मैंने नहीं किया। एक टाइम फिक्स कर दिया कि इस टाइम पे मैं जो है व्हाट्सएप खोलूंगा, इस टाइम पे मैं फेसबुक खोलूंगा, तो ये टाइम स्लॉट फिक्स रहेगा, तो आपका जो डिस्ट्रैक्शन है वो वाला बात जो है वो खत्म हो जाएगा। और रही बात अदर डिस्ट्रैक्शंस की, जैसे आज दोस्त लोग चिल मार रहे हैं तो मैं भी चिल मारने के लिए मूवी चला जाता हूँ, इस टाइप का जो सोच है वो मैंने अपने मन में लाया ही नहीं। मैंने सोच लिया था कि आगे मेरा प्रीलिम्स एग्जाम है, भले ही वो मेरा 4 महीना क्यों ना रहे, अगर आज एक दिन मैं खराब किया तो वो एक दिन का जो परिणाम है मुझे उस दिन अगर मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला तो वो भुगतना पड़ेगा। इस टाइप का मैं सोच, हालांकि वो उस टाइम का मैं अपने अंदर डर भरता था, लेकिन उस डर के कारण जो मेरा पढ़ाई होता था, कंटिन्यू जो मैं पढ़ाई में बना रहा, वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होता था। तो खुद को अनुशासन पे रख के पढ़ाई करोगे और डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को दूर रहोगे, संयमित रहोगे, तो फिर जो लक्ष्य है वो एक ना एक दिन मिल ही जाएगा आपको। हाँ, मतलब आपने डिस्ट्रैक्शन को ही डिस्ट्रैक्ट कर दिया था कि तुम मेरे तक नहीं आ सकते, और अगर तुम कहीं पे डिस्ट्रैक्ट कर भी रहो तो ये तुम्हारे लिए 1 घंटा उस टाइम डिस्ट्रैक्ट कर लेना है ना, तुम मेरी लाइफ में एंटर नहीं कर सकते, मैं तुमको एक अलग से जगह दिया हूँ। ये एक तरीका हो सकता है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा आपने इंटरव्यू के टाइम पे अपनी हॉबी क्या लिखी थी? जी, क्रिकेट खेलना मेरा हॉबी। क्रिकेट खेलना खेलते हैं रेगुलर? जी सर, ड्यूरिंग प्रिपरेशन तो टाइम नहीं मिलता, लेकिन फिर भी हम लोग जैसे मेंस एग्जाम हुआ, हाँ, तो मेंस एग्जाम के टाइम अब इंटरव्यू का प्रिपरेशन उतना ज्यादा लगता नहीं है, तो हाँ, उसी दौरान मेंस से इंटरव्यू के बीच में मेंस से उससे पहले भी खेलते थे सर, जैसे एक शनिवार या रविवार, हाँ, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 घंटा, हाँ, एक दिन शनिवार या रविवार को, हाँ, उस टाइम पे खेलते थे हम लोग 2 घंटा। और मेन इंटरव्यू के प्रिपरेशन के टाइम में भी वही जो एक दिन था शनिवार या रविवार, उसके टाइम पे 2 घंटा बस खेलते थे 4 से 6 के बीच। तो ये बस खेलने तक ही है कि देखने में भी है? सर ड्यूरिंग प्रिपरेशन तो सर ऐसा टाइम मिलता नहीं है कि आप देखो, हाँ, लेकिन कभी कभी हाईलाइट। तो आईपीएल देखते हैं नहीं? वो तो मार्च से मई ठीक मेंस के बीच में ही आता है, जिस टाइम पे एकदम पीक में मेंस का प्रिपरेशन होता है। बस सही में बताऊं तो सर 2020 के बाद से मैंने आईपीएल कभी बैठ के ऐसा नहीं देखा हूँ सर। बैठ के नहीं देखा हूँ, सिर्फ हाईलाइट देखा हूँ या तो स्कोर बोर्ड। तो अभी इस साल जो ऑक्शन हुआ उसमें ऋषभ पंत कौन सी टीम में गया? चलो आप पास हो गए, आप नहीं देखते हैं। तो भाई अगर आपका क्रिकेट या फिर ऐसा भी कोई स्पोर्ट्स है जो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, ये सब को एक लिमिट तक ही त्याग करके रखना पड़ता है, जैसे त्रिलोक जी ने किया है। और तो क्रिकेट अगर आप खेलते हैं, आपकी हॉबी में रहा होगा, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि स्कूल के समय में या उसके पहले बहुत खेले होंगे, बहुत देखे भी होंगे, है ना? हाँ, तो जो आपके ये शौक हैं, ये सारी चीजें हैं, वो ऑफिसर बनने के बाद भी आराम से किए जा सकते हैं, बिल्कुल किए जा सकते हैं। अब तो इनके पास ऐसा हो गया है कि आईपीएल चाहे तो वहीं ग्राउंड का टिकट लेकर के किसी समय निकाल के जाकर के देख सकते हैं, ऐसी कोशिश की जाती है। और बाकी इसके अलावा सिर्फ क्रिकेट में आपका इंटरेस्ट था? जी, हॉबी के दौरान तो क्रिकेट बस ही डाला था मैं। क्रिकेट बस ही डाले थे। और ये आईटी कंप्यूटर साइंस आप लिए थे, बेंगलोर जाने वाले थे, उसके बारे में कोई कि वो पूरा चेंज हो गया जब इधर पीएससी में? पीएससी में आने के बाद तुरंत ही चेंज हो गया सर। तुरंत हो गया। अब आईटी में ऐसा इंटरेस्ट नहीं है कि मन रहता है? नहीं सर, अब आईटी में तो नहीं जाऊंगा मैं, मेरा जो मेन फोकस होगा प्रशासन ही होगा सर। अब प्रशासन में आईटी का इनपुट कराना है, वहाँ पे तो आपकी मदद ली जा सकती है। जी सर, है ना? जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ ट्राइबल है, वहाँ पे अभी तो स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट के लिए उनको सिखाना, या फिर हॉस्टल्स जो होते हैं वहाँ पे कंप्यूटर, यहाँ पे आपका समझ लीजिए एरिया ऑफ इंटरेस्ट का वहाँ उपयोग किया जा सकता है सर। तो एक स्कॉलरशिप होता है जिसके बारे में शायद कई लोगों को पता नहीं होगा, जो आपके कॉलेज से रिलेटेड था, जिसके थ्रू आपने कॉलेज किया है जी, वो क्या होता है? जी सर, 12वीं में मेरा जो परसेंट था वो 92% था, और
सेंट्रल गवर्नमेंट का एक स्कीम होता है जिसमें ऑल ओवर जो स्टेट है उनके बोर्ड को मिला के जो टॉप 1% जो बच्चे होते हैं, हाँ, उनको एक इंस्पायर अवार्ड दिया जाता है। इंस्पायर अवार्ड के अंतर्गत 80,000 रुपए आपको सालाना दिया जाएगा। जो प्रोफेशनल कोर्स नहीं कर रहे हैं उनके लिए, सिंपल जो बीएससी कर रहे हैं उनके लिए होता है वो प्रोग्राम। तो उसका लाभ मैंने लिया, 80,000 रुपए सालाना जो मुझे मिल रहा था। और 12वीं का जब पढ़ाई कंप्लीट हुआ मेरा, तो मैं देख रहा था कि मेरे जो अन्य भाई बहन हैं जो बाहर पढ़ रहे हैं, उनका कंप्यूटर नॉलेज बहुत ही स्ट्रांग है और मुझे कंप्यूटर का सी भी नहीं आ रहा था उस समय। तो मेरा सोच यही था कि मेरा जो ग्रेजुएशन हो और ग्रेजुएशन के साथ साथ कंप्यूटर हो। और उस दौरान मेरा लक कहूँ कि क्या कहूँ, उस दौरान गवर्नमेंट का एक स्कीम आया, गवर्नमेंट मॉडल कॉलेज स्कीम। तो वो जो स्कीम होता था वो 50 सीटर एक कॉलेज होता था। हाँ। उसमें कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएशन में मतलब बीएससी कंप्यूटर साइंस का एक कोर्स था, वो 40 सीटर एक प्रोग्राम लाया गया। वो जो कॉलेज था वो आवासीय महाविद्यालयीन जो योजना था, मतलब हॉस्टल वाला बोर्डिंग कॉलेज कह सकते हैं। उस टाइप उसके परिप्रेक्ष्य में मतलब जवाहर नवोदय विद्यालय जैसा होता है ना, उसी के तर्ज पर लाया गया था। अच्छा। तो उसमें चूंकि मेरा परसेंट अच्छा था और ग्रामीण जो स्टूडेंट था उनको 10% तक का जो सीट था उसके लिए अलॉट था, तो मुझे वो सीट मिल गया। और इस दौरान जो मेरा पढ़ाई का जो खर्चा था, कॉलेज का ग्रेजुएशन का जो खर्चा था, वो सरकार के द्वारा वहन किया गया। और तो ये मॉडल कॉलेज वाली जो स्कीम है अभी भी चलती है? अभी भी चलता है, लेकिन पहले जब शुरुआत हुआ था तो वो जो है बीएससी कंप्यूटर साइंस को लेके चालू हुआ था, लेकिन अब उसको जो है वो नॉर्मल कॉलेज की तरह ही चलाया जा रहा है। सोमनी में है वो कॉलेज। अब उसमें अदर जो स्ट्रीम है, जैसे वहाँ पे आर्ट का भी पढ़ाई होता है, बायो का भी पढ़ाई होता है और मैथ स्ट्रीम से भी तमाम जो सब्जेक्ट है उसकी पढ़ाई होती है। अच्छा, तो ये जो इंस्पायर अवार्ड होता है इसके लिए कोई फॉर्म भरना पड़ता है या अपने आप सेलेक्ट हो जाते हैं? जब 12वीं का जो रिजल्ट आता है उसके बाद जो टॉप 1% जो स्टूडेंट रहते हैं उनको लेटर के थ्रू प्रोवाइड कराया जाता है, स्कूल में भेजा जाता है। अच्छा। अच्छा। उसके बाद उस लेटर में आपका नाम सिलेक्शन लिस्ट में दिख जाता है कि इंस्पायर अवार्ड के लिए सिलेक्टेड हो। फिर लास्ट में एक पोर्टल ओपन होता है, वहाँ पे क्लेम करना होता है कि आप मेरा ये था, मेरे को ऐसा लेटर आया है। क्योंकि उसमें शर्त रहता है सर, जिन लोग प्रोफेशनल कोर्स कर रहे होते हैं जैसे इंजीनियरिंग या एमबीबीएस, उन लोगों को ये जो प्रॉफिट है वो नहीं होता, तो वहाँ पे उसके लिए एक फॉर्म भरना ही पड़ता है। अच्छा, मतलब बीएससी, बीए, बीकॉम ये कर रहे हो, ये कर रहे हो तो आपको मिलेगा ऐसा इंस्पायर अवार्ड। जी। 80,000 रुपए एक साल का? हाँ, एक साल का। ठीक है। तो ये जो आपका कंप्यूटर से इंटरेस्ट पहले था, फिर आपने बीएससी कंप्यूटर साइंस किया, मतलब आपका साइंस वाला सेक्शन ठीक रहा होगा ये मान के चलते हैं ना। तो पेपर 4 कैसा बना इस बार? पेपर 4 सर देखा जाए तो अदर जो साल थे उस साल से कंपेयर करूं तो इस साल का पेपर बहुत ही टफ था सर। पहले जैसे स्टूडेंट 150-160 नंबर तक ले आता था। हाँ। इस बार एवरेज निकाल के देखिए तो कुछ ही गिने चुने बच्चे होंगे जिनका नंबर जो है 115-120 से प्लस आया। हाँ, ये मेरी टीम ने आपका एक चिट्ठा 113 नंबर आया इस बार। 113 नंबर आया, तो मेरा भी देखा जाए तो एवरेज से थोड़ा ज्यादा ही है। एवरेज जो बाकी लोगों का है उसके एवरेज से ज्यादा ही है, क्योंकि इस बार का पेपर बहुत टफ आया था। और मैथ्स ऐसा था जो पहले 8 नंबर में आता था मैथ, वो इस बार 4 नंबर में आया था। तो मैथ्स बनाने में भी जो दिमाग का जो कसरत करना पड़ा वो बहुत ही टफ था इस बार साइंस का पेपर। हाँ। और कुछ क्वेश्चन देखा जाए तो पहले जब 2019 में सिलेबस चेंज हुआ था, तो सिलेबस चेंज होने से पहले जो सिलेबस में था उस टाइप के क्वेश्चन भी 1-2 क्वेश्चन जो है देखने को मिला था। तो ये जो तमाम जो क्वेश्चन थी उनके कारण जो पेपर 4 है उसमें जो कैंडिडेट के नंबर जो है वो बहुत ही इस बार कम हुए हैं। पर इससे पहले लास्ट ईयर भी आपका मार्क्स अच्छा आया था, तो पेपर 4 में भी अच्छा था उस समय? जी, 122 या 125 नंबर था। हाँ, वो भी एक अराउंड अच्छा एक एवरेज नंबर होता है। और इसमें फिर 117 नंबर पेपर 2 यानी ऐसे होता है ये ना। और पेपर 3 में 86 जो कंप्लीट चला जाता है आपके आर्ट्स से रिलेटेड, हिस्ट्री हो जाता है, पॉलिटी, इस तरह के पेपर 3 में आते हैं। ठीक। पेपर 6 आपका कंपेयर में इस बार ठीक ठाक नंबर आया है, मतलब बाकी लोगों के कंपेयर में अगर देखेंगे तो 92.5 ऐसा कुछ नंबर है। ये फिलोसफी, सोशियोलॉजी बताए थे, शिव की निगाह बताए थे, उन्हीं के कारण हुआ होगा। अखिलेश, शिव भैया और योगेंद्र तीनों जने जो आर्ट का सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट है, तो उन लोगों का जो थ्योरी राइटिंग है, उनका प्रेजेंटेशन और जो समाजशास्त्र और फिलोसफी का जो सब्जेक्ट होता है वो स्ट्रांग होता है। तो ये 92.5 का क्रेडिट आप तीनों को जाता है भैया ना, बिल्कुल ज्यादा होगा। पेपर 7 कैसा था? पेपर 7 इस बार बढ़िया था? पेपर 7 इस बार ऐसा था कि
कुछ कुछ एक्ट के क्वेश्चन जो होते हैं हाँ। परिभाषा से पूछ दिया था, जैसे सुलह क्या है, हाँ हाँ, या प्री बार्गेनिंग क्या है, प्ली बार्गेनिंग, प्री, हाँ। तो वो जो क्वेश्चन है हाँ, उससे हम लोग आज तक रूबरू नहीं हुए, तो इस टाइप के कुछ कुछ क्वेश्चन थे। और बाकी अगर आप पढ़े हो हाँ, तो वो जो क्वेश्चन है वो हैंडल हो सकता था, पेपर 7 का जो क्वेश्चन है, तो हाँ। मैंने हैंडल किया। तो ये जो पेपर 7 पार्ट 2 में अंडर 19 वर्ल्ड कप का आया था क्वेश्चन, जी। वो बनाए थे उसको? उस समय हाँ बना था, क्योंकि हमारा जो पेपर 7 में एक सब्जेक्ट होता है, हाँ, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल खेल होता है पेपर 7 पार्ट 2 में। तो उस दौरान हम लोग तैयार करके रखे थे उसको, जो आगामी, क्योंकि पिछले साल क्वेश्चन आ गया था कि आगामी खेल प्रतिस्पर्धाओं को लेकर 8 साल तक के जितने, तो हम लोग जब तैयार कर रहे थे नोट्स, तो उस समय जो इस साल जो हुआ है जितने विकेट और जो अभी होने वाला है 1 महीने में, वो तैयार था। तो वो जो क्वेश्चन था वो हैंडल हो गया। मतलब ये अंडर 19 वर्ल्ड कप जो फरवरी में हुआ था 2023 में, ये आप लोग, सॉरी 2024 में, ये आप लोग को पता था कि उसके बारे में कुछ जानकारी थी इस या पेपर के पहले जब तैयारी कर रहे थे उस समय की? दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, साउथ अफ्रीका में हुआ था, साउथ अफ्रीका में हुआ था, ये जान रहे थे। और इंडिया हारा था, ऑस्ट्रेलिया जीता था, एक और था। दुख का कारण था, है ना? तो वो थी, और ये तो 3-4 फैक्ट को लेके बनाना होता है। इसके साथ साथ अदर जो बेसिक नॉलेज है उससे क्रिएट करके आप आंसर बखूबी से लिख सकते हो। जैसे बीसीसीआई के गवर्नेंस में होता है, 2 रन होता है, राउंड रॉबिन, नॉकआउट होता है, 50-50 ओवर का होता है। तो इस टाइप के आप क्रिएट, मतलब कंटेंट डिजाइन करके आप आंसर को क्रिएट कर सकते हो। पर मेन जो 3 करंट अफेयर का जो वो है, वो आपको इस जो क्वेश्चन उसमें एज दिलाएगा। आपका जो आधा 1 नंबर गेन करके टॉपर बनोगे, जो बोल रहा था मैं, वो इसी टाइप के जो कंटेंट है उससे आता है। हाँ, तो अभी इसी कंटेंट पे एक डिस्कशन करते हैं। आपने जो कहा, जैसे पिछले साल एक क्वेश्चन आया था जिसमें आगामी 8 वर्ष या फिर आगामी कुछ वर्षों के खेलों के नाम लिखिए, उससे आपने एक मेथड निकाला कि इस बार ये हो सकता है कि आगामी और अभी पिछले में कुछ हुआ उनको अपन याद करके रख लेते हैं या फिर लिख करके रख लेते हैं। क्या यही मेथड होता है क्वेश्चन को मेंस में प्रेडिक्ट करने का, या ये मेथड प्रीलिम्स में भी काम आता है? क्या होता है इसका तरीका, क्या होता है? सर कभी कभी ऐसा होता है कि पैटर्न एकदम से चेंज होता है। हाँ, तो पैटर्न चेंज होता है तो आप जो प्रेडिक्ट किए हैं वो आए, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन अगर आप पूर्व वर्ष के प्रश्न को देख के प्रेडिक्शन लगाए हो, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगा। और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट है तो उस टाइप से जितने भी क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप उसको मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हो। तो कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए आप विगत वर्षों के जो प्रश्न है उसका एनालिसिस कर सकते हो। यानी प्रीवियस ईयर एनालिसिस अगर आपको वो सवाल तक पहुंचाता भी नहीं है तो कॉन्फिडेंस तो दे देगा, रिलेटेड कुछ आएगा तो बना लोगे, ऐसा कुछ करके। अच्छा, ये सारी चीजें, क्योंकि अभी प्रीलिम्स आने वाला है, अगले 2 महीने में प्रीलिम्स है, तो प्रीलिम्स में भी ये अप्लाई होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका एक बेसिक डाउट है, 2 महीने बचे हैं, अभी तैयारी चालू कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट क्या है जिसको पढ़ना चाहिए? तो ये जो इम्पोर्टेंट वर्ड वो पूछ रहे हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पूछ रहे हैं, ये जेन्युइन है प्रीलिम्स के लिए या फिर इसका भी कुछ प्रेडिक्शन करने का तरीका होता है? प्रेडिक्शन के नाम पे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो है एनालिसिस कर सकते हो, कौन से पोर्शन से क्वेश्चन जो है आ रहे हैं। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही देखा जाए तो उसमें 1 लाइनर बहुत ही कम दिख रहे हैं प्रीलिम्स में, रीअरेंजमेंट दिख रहे हैं, कथन कारण दिख रहे हैं। मेनली देखा जाए तो भूगोल के क्वेश्चन को देख लिए, तो भूगोल के क्वेश्चन अब फैक्चुअल नहीं हो रहा है, कॉन्सेप्चुअल हो रहा है। तो उसको पढ़ने का तरीका मतलब बदलना है अपने को। कॉन्सेप्ट तो पढ़ना ही है, उसके साथ फैक्ट तो पढ़ना ही है, उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट पे भी फोकस करना है। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वो एनालिसिस करोगे तो आपको ये आइडिया रहेगा कि कौन से पोर्शन से जो पीएससी है वो क्वेश्चन उठा रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ कुछ क्वेश्चन जो रहता है आउट ऑफ सिलेबस दिखाई देते हैं हमको, लेकिन कुछ बुक में वो रहते हैं, तो उस बुक को भी फॉलो करके उस बुक को एक बार पढ़ के उसमें से जो कंटेंट है जो उसके अराउंड जो पिछले वर्ष में पूछे गए हैं उसके आसपास है तो उसको लिख के रख लिए। उसको ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिए उसको रख लिए बाद में और पढ़ूंगा, उसे छांटो तुरंत। और मेन जो नोट्स है या मेन जो बुक है एक ही बुक रखो, उसमें लिखते जाओ जितना एक्स्ट्रा फैक्ट हो रहा है। राइट, ऐसा कर सकते हो। तो वो जो क्या आ रहा है या क्या आ सकता है तो वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस से ही पता चलेगा। राइट, मतलब पीवाईक्यू का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये है कि अगर आपको कुछ समझ में आ गया कि इसको पढ़ना है या ये इंपॉर्टेंट है तो उसको पकड़ के नहीं रखना है कि शाम को या कल लिख लूंगा। आपके पास आपका एक अपना बुक होना चाहिए, एक ही बुक होना चाहिए और उसमें आपको लिखना है कि भाई ये है, उसको आगे के लिए डिले करके नहीं रखना। मतलब सोर्स आपके पास एक ही रहेगा,
जितने आप अदर सोर्स पढ़ रहे हो उससे जितना भी आपको नॉलेज मिल रहा है उसको लाके एक ही सोर्स पे रखोगे, क्योंकि इसका फायदा ये होता है कि अब मान लो प्रीलिम्स का एग्जाम जो है 1 सप्ताह बचा, अब आपके पास इतना सारा सोर्स रहेगा तो इतने सारे सोर्स को आप कंप्लीट करने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपके पास एक ही सोर्स है और जो तमाम सोर्स आप पढ़े हो उससे नॉलेज लाके आप उसी में नोट कर दिए हो, तो आपको रिवीजन के टाइम पे बहुत फायदा होगा। मतलब एक बुक खोलना, उसका पे पढ़ाई कर लेना। ठीक। त्रिलोक जी, जब हम CGPSC का प्रिपरेशन करते हैं तो इसमें एटमॉस्फेयर का कितना इंपॉर्टेंट रहता है? आप राजनांदगांव के दुर्ग से हैं आप बेसिकली, है ना? दुर्ग से धमधा से हैं, वहाँ से आप प्रिपरेशन के लिए रायपुर शिफ्ट हुए। ये कई स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि घर से ही तैयारी हो सकती है क्या, या फिर कहीं बाहर जाएं, और बाहर जाने के बाद भी कैसे तैयारी करें? ये एटमॉस्फेयर है, ये पढ़ाई पे कितना इम्पैक्ट डालता है? जी सर, ये रहता है कि जिस कंपटीशन पे आप जा रहे हो उस कंपटीशन के माहौल से आपको रूबरू होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है जी, क्योंकि आपको अपने कॉम्पिटिटर के स्टेटस के बारे में जैसे ही पता चलेगा तो आप अपनी जो तैयारी है उसको जज कर सकते हो। तो इसके लिए तो आपको मेन कंपटीशन के माहौल में जाना है। जैसे CGPSC के लिए अगर कंपटीशन का माहौल खोजना है तो आप रायपुर बिलासपुर से बेस्ट आप कहीं पे खोज नहीं सकते। अगर कई स्टूडेंट ऐसे भी रहते हैं जो रायपुर बिलासपुर नहीं आते, लेकिन उनका सिलेक्शन हो जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो मेन जो कॉम्पिटिशन का माहौल है वहाँ पे जाके पढ़ना आपके लिए जरूरी है। जैसे वो रोज कंपटीशन को देख रहा है। हाँ जी। और जैसे मैं दुर्ग का हूँ, लेकिन दुर्ग में देखा जाए तो दुर्ग भिलाई का जो इलाका है वो नीट और जेईई एग्जाम के लिए कंपटीशन का जो हब है वो फेमस है। उसी प्रकार अगर CGPSC के लिए देखा तो रायपुर बिलासपुर, तो मैं रायपुर आया, और रायपुर में भी अगर आपको कंपटीशन का हब जानना है तो आप नालंदा लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी और तक्षशिला लाइब्रेरी पहुँचो। जैसे मैं ही जो पढ़ाई किया हूँ वो सेंट्रल लाइब्रेरी रायपुर से रह के पढ़ा हूँ। वहाँ पे जो अधिकांश स्टूडेंट होते हैं वो CGPSC व्यापम जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं, और वहाँ पे कई स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जिनका संघर्ष आपकी इस तरह होगी, आपकी तरह 3-4 अटेम्प्ट दिलाए रहेंगे, तो उनसे जो जुड़ के जो ग्रुप स्टडी होगा वो बाद में बहुत ही फ्रूटफुल साबित होता है। क्योंकि एक एक सब्जेक्ट, एक एक जो टॉपिक है, एक एक जो क्वेश्चन है, उसके लिए जो विविध प्रकार के जो डायमेंशन है वो आपको मिल जाता है, विविध प्रकार के व्यू मिल जाता है। और रही बात कंटेंट की, तो 4 व्यक्ति अगर अलग अलग कंटेंट को खोज के ला रहे हैं तो उस एक जो टॉपिक है उससे कई सारे कंटेंट है वो आ जाते हैं, और उस कंटेंट का सामना आपको पेपर में भी हो जाए तो बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल होता है वो। मतलब अगर अकेले पढ़ रहे हो तो एक कंटेंट आएगा, 4 पढ़ रहे हो तो उसी सब्जेक्ट के लिए, उसी क्वेश्चन के लिए 4 कंटेंट आएंगे जी। ये आपकी प्रिपरेशन के टाइम पे सेंट्रल लाइब्रेरी में जो आपका ग्रुप था, सेंट्रल लाइब्रेरी कर्म भूमि है, और उस कर्म भूमि से मैं आज अपने सफलता जो लक्ष्य है उसको प्राप्त किया। तो वहाँ जो आपका ग्रुप था उसमें सिर्फ आप ही का सिलेक्शन हुआ या फिर और जो दोस्त थे उनमें से किसी का भी हुआ? जी, मेरे ग्रुप से योगेंद्र का CUI में सिलेक्शन हुआ है। अच्छा। राजेश कश्यप और विनय कश्यप सर जो है उनका सिलेक्शन असिस्टेंट रजिस्ट्रार पे हुआ है। मेरे ग्रुप से ही एक खुशबू मैम है, खुशबू मैम का सिलेक्शन भी CUI में हुआ है, और कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर में हुआ है। हमारे ग्रुप से अखिलेश कुमार तंवर का, हालांकि उनका नॉलेज लेवल बहुत ही अच्छा है और लिखते भी बढ़िया है, लेकिन इस टाइम इंटरव्यू में ऐसा कुछ हुआ कि उनको इंटरव्यू में कम नंबर मिला तो वो सिलेक्शन से चूक गए। लेकिन उनका भी जो तैयारी है वो बहुत ही है, वो आगामी जो इस बार वालों के लिए वो बेस्ट कंपटीशन हो सकते हैं। बाकी लोगों को ध्यान रखना होगा, अखिलेश तंवर नाम ध्यान रखिएगा, कंपटीशन है आपके लिए, तैयारी करते रहिए। एक और जो स्टूडेंट्स का बेसिक अभी डाउट होता है कि प्रीलिम्स की जब हम तैयारी कर रहे हैं तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और सब्जेक्ट्स में टॉपिक कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप 1-2 सब्जेक्ट और उनके टॉपिक्स को लेकर के बता पाएं तो शायद स्टूडेंट्स को गाइडेंस मिल पाएगा। अगर प्रीलिम्स एग्जाम की बात करें तो उसमें कुछ सब्जेक्ट है, उनका जो उनके जो क्वेश्चन है उनकी संख्या अन्य सब्जेक्ट की अपेक्षा ज्यादा होती है। जैसे इन सब्जेक्ट में नाम लेना चाहूँ तो कॉन्स्टिट्यूशन का देखा जाता है प्रीलिम्स में कोई भी वर्ष ऐसा नहीं है कि इसमें 12 से 15 क्वेश्चन से कम आया हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखा जाए तो पार्ट 5, भाग 5, भाग 6, भाग 5, भाग 6 और भाग 3 और भाग 4, इसको आपको बहुत ही अच्छे से तैयारी करना है। इसमें भाग 5 मतलब राष्ट्रपति और केंद्र की कार्यपालिका, मतलब केंद्रीय कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका। भाग 6 में अगर देखेंगे तो केंद्र और राज्य का संबंध है। नहीं सर, भाग 5 में देखा जाए तो भाग 5 में केंद्रीय कार्यपालिका है, विधायिका है और न्यायपालिका है। ठीक है। और भाग 6 में देखा जाए तो राज्य की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का उल्लेख मिलता है। ठीक है।
तो उसको पढ़ना है। इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के जो संवैधानिक आयोग है उससे जो पीएससी है वो क्वेश्चन उठा रहे हैं, तो उसको आपको पढ़ना मस्ट है। अगर देखा जाए भूगोल में, देखा जाए तो भूगोल में पहले फैक्चुअल नॉलेज आता था, अब फैक्चुअल के साथ एड होके कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आ रहा है, तो उसमें पढ़ने का तरीका चेंज करना होगा। फैक्ट तो रटो, उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी पकड़ते जाओ उसमें, तो उसके लिए लाभदायक होगा। उसके बाद इकोनॉमिक्स में आते हैं सर। इकोनॉमिक्स के 2 पार्ट होते हैं, एक स्टैटिक डायनेमिक्स, तो स्टैटिक के अंतर्गत परिभाषाएं वगैरह आता है, जैसे राजकोषीय घाटा क्या है, प्राथमिक घाटा क्या है, प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर क्या है। उसके बाद डायनेमिक पार्ट आता है, तो डायनेमिक पार्ट में जो है सर्वे आता है। जैसे राजकोषीय घाटा पढ़े तो इस डायनेमिक पार्ट में राजकोषीय घाटा कितना है, सेंट्रल का, स्टेट का, उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो उसको पढ़ना है आपको। उसके अलावा देखा जाए साइंस और पर्यावरण, इसका भी बहुत ही योगदान रहता है वहाँ पे, तो वो बेसिक क्वेश्चन आते हैं। तो बेसिक के लिए आप वन लाइनर लूसेंट उठा सकते हो या सीजी बोर्ड का बुक उठा सकते हो, वो पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद करंट अफेयर का बहुत ही ज्यादा योगदान है। अब वेटेज दोनों में आ गया, 5-5 करके दोनों में 10 हो सकते हैं। जी, तो करंट अफेयर के लिए आप खाना खाते समय या अगर खाली हो तो यूट्यूब से देख के आप डेली करंट अफेयर से अपडेट होते रहिए। इसके साथ साथ डेली साप्ताहिक पत्रिका आती है, मासिक पत्रिका आती है, उसको पढ़ सकते हैं, या बुक जो आता है अर्धवार्षिकांक या वार्षिकांक करके, जो तमाम टाइप के जो पब्लिकेशन है वो निकालते हैं, उसको आप पढ़ सकते हो, ये रहता है। उसके बाद छत्तीसगढ़ देखा जाए तो छत्तीसगढ़ इंडियन जीएस का पार्ट कितना भी टफ हो जाए, लेकिन जो छत्तीसगढ़ जीएस का जो पार्ट होता है वो देखा जाए तो मॉडरेट ही रहता है। तो आपको छत्तीसगढ़ जीएस का जो 50 क्वेश्चन है उसमें बहुत ही कम गलती करना है, अराउंड 40 प्लस क्वेश्चन तो आपका सही होना ही चाहिए। इसके लिए छत्तीसगढ़ जीएस का नॉलेज बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और छत्तीसगढ़ का जीएस देखा जाए तो वो जो भारत के जो जीएस है उसे बहुत ही उसके कंपेयर में आसान है। राइट। तो अभी वापस चाचा से डिस्कस करना है, एडीटी ज्वाइन करूं या नहीं करूं, या डीसी सपना है वहीं पे आगे चलेगा, जैसे पटवारी के समय पे डिस्कशन किए थे, तो ऐसा कुछ चर्चा करना है, फिर अब एडीटी ज्वाइन करेंगे आप? चाचा का तो कहना ये है कि अगर आपका अल्टीमेट ड्रीम जो है डिप्टी कलेक्टर है, हाँ, तो डिप्टी कलेक्टर की तैयारी तो आपको करना ही चाहिए। हाँ, आप लगे रहो। आज मतलब 17वां रैंक आया है, एक दिन टाइम आएगा कि आपका रैंक 1 रहेगा। तो चाचा जी का तो कहना है कि आप डिप्टी कलेक्टर की तैयारी करते रहो और बाकी एडीटी। पर ये ज्वाइन करके करो बोल रहे हैं कि इसको छोड़ दो, डीसी बनना है वहाँ तैयारी करो, ऐसा कुछ नहीं सर, एडीटी ज्वाइन करो उसके बाद तैयारी करो, ऐसे बोल रहे हैं। यानी वो जो मड़ई में सपना देखे थे ऐसे स्वागत होता है, तो वैसे स्वागत वाले तक अब पहुँचना ही है, ऐसा कुछ है? जी सर, उस तक तो पहुँचना ही है, मेरा ड्रीम ही है, ड्रीम जॉब। चलो ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और ये वही मैंने आपको शुरुआत में जैसे बोला था कि बहुत सारी चीज़ें खोने के बाद ये जो उपलब्धि मिलती है वो उस समय नहीं पता रहता जब आप उन चीज़ों को खोते रहते हैं, लेकिन दिमाग में सिर्फ इतना रहता है कि खोने पे ध्यान न दे करके मुझे क्या पाना है। अगर इस पे आप लगे रहते हैं तो ये रैंक 17 फिर रैंक 1 ये ज़्यादा समय नहीं लगता है। अभी अगर आप बैक में देख रहे होंगे तो लग रहा होगा कि बहुत छोटा ही टाइम था, है ना, भले ही उस समय बहुत लंबा लगा होगा। तो सबके जीवन में ऐसा ही होता है। आप लोगों को आई होप इनकी स्टोरी जो रही है त्रिलोक जी की, इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एंड एक हमारी एक प्रथा रहती है त्रिलोक जी की, जिसमें हम एक अगले टॉपर को टैग करते हैं। तो अभी के इंटरव्यू में या फिर इससे पहले जो ऑफिसर रहे हैं, अभी का जो रिजल्ट है इसमें, इससे पहले आप ऐसे किन्हीं को जानते हैं जिनकी स्टोरी आप चाहेंगे कि वो हमारे प्लेटफॉर्म पे और बताएं, हम उनको कांटेक्ट करेंगे? जी सर, एक सर का नाम लेना चाहूँगा, शैलेन बांधे सर। शैलेन बांधे, उनका भी संघर्ष मेरे साथ साथ ही चला है सर। हम लोग साथ मेंस दिए, साथ इंटरव्यू दिए हैं, और वो वर्तमान में सीजीपीएससी ऑफिस में प्यून के पद पे कार्यरत है जी। उनका सिलेक्शन इस बार स्टैक मतलब छत्तीसगढ़ जीएसटी सहायक कमिश्नर के पद पर हुआ है, तो उनका भी स्टोरी जो है वो बहुत ही मोटिवेशनल है सर। शैलेन जी, जैसा कि त्रिलोक जी ने बताया और हम खुद चाहते हैं कि आप आए और अपनी स्टोरी हमारे इस चैनल पे शेयर करें। वी विल कॉन्टेक्ट यू सर, है ना? ओके, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने अपनी स्टोरी बताई। धन्यवाद सर। एक लाइन बिल्कुल। एक लाइन है जो मैंने अपने जो जहाँ तैयारी कर रहा था वहाँ पे लिख के रखा था कि मंजिलें क्या हैं, रास्ते क्या है, मंजिलें क्या है, रास्ते क्या है, हौसला हो तो फासले क्या है। फासले क्या है जी। इनकी कहानी है वो इस लाइन को बयां कर दी है कि संघर्ष जितना भी रहा है
अगर आपका लक्ष्य फिक्स है, आपको पता है आपको क्या करना है, तो रास्ते में फिर बहुत सारी चीज़ें आएंगी। वो फासला कितना भी लंबा हो सकता है, बट आखिरी में आपको यही कहना है कि फासले क्या हैं, अगर आपको मंजिल पता है अपना, आपको कहाँ तक को जाना है। शुक्रिया त्रिलोक जी अपना समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।